So, good morning, students. Welcome to Learners Academy. We are now at the next chapter of our geometry section. There were two chapters in geometry section. प्योर ज्योमेट्री सेक्शन की बात करें क्लास 12 की तो दो चैप्टर्स ही थे, वेक्टर अलजेब्रा एंड द 3D ज्योमेट्री। तो वेक्टर अलजेब्रा हमने खत्म किया काफी अच्छे से डिटेल में, और उसकी मदद यहाँ पे बहुत मिलेगी। वो आप खुद फील करोगे कि यार कितना आसान लग रहा है ये चीज, है ना। ठीक है, सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ 3D। वैसे अपन 3D में घुस चुके हैं वेक्टर में भी, बट यहाँ पे प्योर 3D की बात होगी। वहां पे अपन कभी कभी 2D में भी चले जाते थे, है ना। जैसे अपन ने वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला क्वेश्चन किया तो अपन 2D की बात करी, बट यहाँ पे हम ऑलवेज 3D की बात करेंगे। ठीक है, सो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की तो मैं क्या इंट्रोडक्शन दूं। ये इंट्रोडक्शन हमने वेक्टर अलजेब्रा में कर रखी है, और क्लास 11th में भी 3D का इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री था। फिर भी शॉर्ट में बात करते हैं कि देखो 2D में क्या होता था, दो एक्सेस होती थी। वी आर वी आर लाइंग ऑन ए प्लेन, है ना। वी आर रिलाइंग ऑन ए प्लेन, एक प्लेन पर ही निर्भर है हम। एक कार्टेशियन जिसका नाम है कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, जिसमें एक होती थी एक्स एक्सिस, एक होती थी वाई एक्सिस। फाइन। सो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती थी उसको हम कहते थे एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल एक्सिस होती थी उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। नाउ व्हेन कमिंग टू द 3D पोर्शन, जब अपन यहाँ से शिफ्ट हुए 3D पे, तो 3D में तीन एक्सिस हो गई। सो अब उसको ड्रॉ, हम 3D को प्योर तरीके से नहीं कर सकते, तो उसको ड्रॉ करने का एक जुगाड़ू तरीका निकाला गया है, और वही फॉलो हो रहा है और सही भी है। उसमें क्या कर दिया उन्होंने, एक्स एक्सिस, क्योंकि 3D का मतलब ही यही कि जिसको 2D पे नहीं बना सके। अगर 2D पे बना लिया तो फिर वो 2D हुआ ना। ठीक है, ओके। सो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड दिस इज पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ये है 3D जिसके अंदर अपन अभी घुसने वाले हैं। सो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड दिस इज पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, अच्छा सर इनकी नेगेटिव साइड्स कहाँ हैं? तो इनमें से दो एक्सिस की तो मैं नेगेटिव साइड आपको फील करा सकता हूँ, एक की नहीं करवा पाऊंगा। देखो वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड ये मानेंगे, और जेड एक्सिस की नेगेटिव साइड ये मानेंगे। केवल मैं एक्स एक्सिस की आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एक्स एक्सिस वो एक्सिस है जो इससे बाहर आ रही है, स्क्रीन से बाहर आ रही है। तो बाहर आते टाइम तो इसे टेढ़ा बना दिया, अंदर कैसे लेके जाऊं? तो आप इमेजिन कर पाओ तो देखो ये अंदर ऐसे कुछ जा रही है ना, अंदर जा रही है, स्क्रीन के अंदर जा रही है, वो इसकी नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है ना। तो इसीलिए अब नेगेटिव साइड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बनाते ही नहीं है हम, जनरली 3D स्पेस में पॉजिटिव साइड ही बनाते हैं, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो समझ आया? फर्स्ट इंप्रेशन में समझ में आया कि व्हाट इज 3D, जिसमें एक एक्सिस एक्स्ट्रा आ जाए वो है 3D। ठीक है, चलो बात करते हैं। अब देखो 2D प्लेन में क्या क्या चीजें होती है, पॉइंट्स होते हैं, लाइंस होती है। क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं, लाइंस होती है। प्लेन नहीं होता, क्योंकि प्लेन तो एक ही है। प्लेन तो एक ही है ना, समझ आए? प्लेन तो एक ही है। लेकिन 3D स्पेस में अब स्पेस एक ही है, स्पेस दो नहीं होंगे, स्पेस एक ही है। ठीक है ना, यानी जो यूनिवर्सल सेट बनाते थे अपन, सेट्स पढ़े ना अपन ने, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट प्लेन है। प्लेन से बड़ा कुछ नहीं है, पूरा यूनिवर्स ही प्लेन है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का मतलब है स्पेस, 3D स्पेस, जिसको अपन 3D स्पेस कहें या शॉर्ट में स्पेस कहते हैं। तो इस स्पेस के अंदर पॉइंट्स होंगे, लाइंस होंगी, एंड प्लेन्स भी होंगे, एंड प्लेन्स भी होंगे। समझ गए क्या कहा मैंने? वहां तो प्लेन ही संसार है, प्लेन ही संसार है। जैसे ये मकान ही मेरा संसार है, तो अब मेरे लिए मकान एक ही होता है। लेकिन एक मान लो इस कॉलोनी का कोई वार्ड पार्षद है, उसके लिए तो अलग अलग मकान भी है ना। समझ गए ना? तो एक स्टेप ऊपर आ गया, मैं ऊपर से देख रहा हूँ अब, है ना। ऊपर से देख रहा हूँ तो प्लेन पहले मेरे को जैसे होता है ना, कुएं का मेंढक, उसको कुआ ही संसार लगता था। वो बाहर आया तो उसने देखा यार ऐसे तो बहुत सारे कुएं। तो अब अपन प्लेन पे थे, जमीन पे थे, अब वो आसमान में, आसमान में हम गए तो यार ऊपर से जब नीचे देखा तो यार प्लेन भी बहुत सारे हैं। समझ गए? इज दिस थिंग क्लियर? ओके। तो ये चीज हो गई, पॉइंट्स आएंगे, क्या आएंगी, लाइंस आएंगी, एंड प्लेन्स आएंगे। तो अब इस चैप्टर को कैसे डिवाइड किया गया है, इनटू 3 एक्सरसाइजेस इसको डिवाइड किया गया है, जितना मुझे ध्यान है ना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो जनरल इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं एक्सरसाइज नंबर 10.1, ओ सॉरी 11.1 जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन कवर करेगी, साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेगी, डीसीज एंड डीआरस, जो हम ऑलरेडी वेक्टर की दुनिया में पढ़ चुके हैं, और अब जब अपन पढ़ेंगे तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो पढ़ेंगे डीसीज या डीआरस। एक्सरसाइज 11.2 विल ओनली टॉक अबाउट द इक्वेशन, लाइंस एंड इट्स इक्वेशन। आप कह सकते हो लाइंस एंड इट्स इक्वेशंस, मतलब उसकी इक्वेशंस बनाते कैसे हैं, बनी हुई हो
तो उसके अंदर झांक के उसके अंदर घुस के झांकते कैसे में बनी हुई है, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ लाइंस, वी विल टॉक अबाउट द एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये सारी बात करेंगे। लाइंस की दुनिया पूरी 11.2 में समाई हुई है। एंड 11.3 जो एक स्टेप हम आगे बढ़ चुके थे ना, प्लेन। 11.3 जो हम आगे बढ़ चुके थे, प्लेन। तो प्लेन्स की भी इक्वेशन होती है भाई, प्लेन्स एंड देयर इक्वेशंस, प्लेन्स की भी इक्वेशंस होती है। तो जब हम प्लेन्स की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि लाइंस की बात नहीं करेंगे, लाइन की बात इधर भी होगी, है ना। बट डिटेल में हमारा पूरा फोकस होगा प्लेन से। जैसे मान लो मैंने लाइन, इधर लाइन की बात हो रही है तो इधर लाइन और लाइन के बीच के एंगल की बात होगी, इधर प्लेन की बात हो रही है तो इधर प्लेन और प्लेन के बीच के एंगल की बात तो होगी ही होगी, लेकिन लाइन और प्लेन के बीच के एंगल की बात भी होगी। ओके, तो लाइन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा टोटल 11 चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी जो सिलेबस है वो कवर करता है, तीन ही एक्सरसाइजेस है, ठीक है। तो वी विल टुडे स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1 इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज ऑल्सो, बिकॉज जैसे वेक्टर अलजेब्रा में थी छोटी सी एक्सरसाइज है, और वेक्टर अलजेब्रा पढ़ लिया है हमने, तो एक्सरसाइज 11.1 तो आपको यूं लगेगी शायद पिछली चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, पिछले चैप्टर का शायद रिवीजन हो रहा है। ओके फाइन, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, स्टार्ट करने से पहले देखो हमारा फर्स्ट एवर टॉपिक है इसका 11.1, ये तो चैप्टर इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एवर टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, ध्यान से देखो, डायरेक्शन कोसाइंस या डीसीस जिसको अपन लिखते हैं, है ना, एंड डायरेक्शन रेशियो जिसको अपन डीआर लिखते हैं, ऑफ व्हाट लाइन, ऑफ व्हाट लाइन। अब सुनो ध्यान से, सर ये डीसीस और डीआर में पढ़ चुका हूं, बट ऑफ ए वेक्टर, बट ऑफ ए, मैं वेक्टर के पढ़ चुका हूं, डीसीस डीआर, लाइन के कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो आप अगर लाइन और वेक्टर के बीच में डिफरेंस समझ गए तो उनके डीसीज और डीआर के बीच का डिफरेंस समझ जाएंगे। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज, अच्छा एक चीज और, स्टार्ट करने से पहले एक चीज और देखो, 2D के अंदर जो लाइन थी, जैसे 2D था और एक ये लाइन थी, ये बात बताना मिस कर गए, ये लाइन है। तो इस लाइन की जो डेफिनेशन है इस 2D के अंदर, वो उसके स्लोप एंड इंटरसेप्ट से होती है ना। जनरली हम लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी में डिफाइन करते नहीं करते, 10th क्लास में उस फॉर्म में डिफाइन करते थे, जनरल फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये 10th तक सीमित थी। लेकिन जब 11th में आ गए, अभी आप 12th में तो 11th क्रॉस करके हो, तो आपने देखा होगा कि इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं, बट ज्यादा जो सिग्निफिकेंट, जो ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है लाइन के बारे में, वो ये वाली फॉर्म देती है। अगर मैं आपको एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप की लाइन दे दूं तो आप उसको पढ़ के ये नहीं बता सकते कि ये लाइन कहां से गुजर रही है, बट अगर मैं ये वाली फॉर्म दे दूं तो आप पढ़ के बता सकते हो कि कहां से गुजर रही है। जैसे कि अगर मैंने कह दिया 2x+3, तो इसका मतलब है स्लोप 2 है और y इंटरसेप्ट 3 है, यानी कि y एक्सिस पे 3 कदम पे काट रही है, और स्लोप पॉजिटिव का मतलब होता है एक्यूट एंगल बना रही है, स्लोप नेगेटिव का मतलब होता है ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। तो m और c की मदद से आप लाइन के बारे में, आप लाइन को एक्चुअली ड्रॉ भी कर सकते हो, है ना, ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या मानता हूं कि y इक्वल टू mx प्लस सी, यानी कि स्लोप और y इंटर, सी का मतलब होता है वहां पे y इंटरसेप्ट, ये दो ऐसी बातें हैं जो लाइन के बारे में सब कुछ बताती है इन 2D, इन 2D। बट 3D में स्लोप जैसी कोई चीज नहीं होती, क्या कहा मैंने, 3D में स्लोप जैसी कोई चीज नहीं होती, 3D में उसके डीसीज एंड डीआरस होते हैं, क्या होते हैं। तो 3D के अंदर एक लाइन के बारे में सब कुछ बताने वाली क्या चीजें होंगी, डीसीज एंड डीआरस होंगी। 2D में कौन थी, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, क्लियर है, ये सारी बात क्लियर है, ओके फाइन। चलिए अब हम बात कर रहे थे लाइन एंड वेक्टर में डिफरेंस, राइट। सो वेक्टर की एक अच्छा यहां पर भी लाइन जो होगी वो डायरेक्टेड लाइन होगी, है ना, लाइन बाय डिफॉल्ट क्या है, डायरेक्टेड लाइन है, वो बोलने की जरूरत नहीं है। तो वेक्टर भी तो सर डायरेक्टेड लाइन थी, वेक्टर भी तो डायरेक्टेड लाइन थी, तो वेक्टर एंड लाइन में कोई डिफरेंस आपको अभी तक आपके लेवल पे जो भी पता हो आप बता सकते हो, बताओ क्या समझते हो आप, वेक्टर और लाइन में क्या डिफरेंस। लाइन इज ऑल्सो, वेक्टर इज ऑल्सो ए लाइन, ए डायरेक्टेड लाइन, यस एग्जैक्टली। वेक्टर की डायरेक्टेड लाइन तो है लेकिन एक ही डायरेक्शन है, लेकिन लाइन की दो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन और दूसरी जस्ट उसकी अपोजिट, ठीक है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि वहां के एक सेट ऑफ डीसीस हुआ करते थे, यहाँ पे दो सेट ऑफ डीसीस मिलेंगे, उसी के नेगेटिव भी मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मान लो उसके डीसीस है 1,2,3, तो अगर वो वेक्टर एक लाइन पे लाया कर रहा है तो उस लाइन के डीसीस हो जाएंगे 1,2,3 और -1,-2,-3। हालांकि एक्सरसाइज नंबर 11.1 में इसके बारे में ज्यादा फोकस नहीं किया गया है, उन्होंने आंसर्स में भी एक ही सेट दिया हुआ है, बट वी विल नॉट डू लाइक दिस, वी विल डू टू सेट वाइज, है ना। हम एग्जाम में भी दो सेट ही लिख के लाएंगे,
ठीक है, एक्स्ट्रा लिखा है तो मार्क्स तो कटने से रहे। उससे दो फायदे हैं, एक तो मार्क्स कटने का स्कोप खत्म हो गया, दोनों सेट बता दिया हमने। और दूसरा एक फायदा और है, हमारे आगे के एक्सरसाइजेस के जो नॉलेज बेस है वो पक्की होती जाएगी कि एक लाइन की दो सेट ऑफ डीसीज होते हैं ना, क्योंकि दो डायरेक्शन होती है। एक डिफरेंस और चाहिए, एक डिफरेंस और चाहिए। डायरेक्शन वाइज डिफरेंस हो गया, अब मैग्नीट्यूड वाइज। तो वेक्टर की एक फिक्स लेंथ होती है, इसकी कोई लेंथ थोड़ा ना होती है, इसकी लेंथ नहीं होती, इसकी लेंथ नहीं होती, ये तो इंडेफिनेट है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस अपने को पता होने चाहिए। तो डीसीज और डीआरस ऑफ लाइन की जब अपन बात करते हैं, तो अपन वेक्टर की कैसे बात करते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, अल्फा बीटा गामा, उसका कोसाइन निकाल लो। उसका क्या निकाल लो, कोसाइन निकाल लो। तो कोसाइन निकालने में कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा उसके डीसीज, और उसके कितने भी मल्टीपल करे जाओ तो वो उसके क्या हो जाते थे, आते जाते थे डीआरस। लेकिन वेक्टर की एक फिक्स लेंथ होती है, तो उसमें डीआरस का भी एक सेट है और डीसीज का भी एक सेट है। क्या कहा मैंने, वेक्टर की एक फिक्स लेंथ है ना, तो फिक्स लेंथ है, जैसे मान लो वेक्टर ओरिजिन से शुरू हुआ और 3,4,5 पे रुक गया, तो अब इसके डीआरस भी 3,4,5 है। वो जो कोऑर्डिनेट्स होते थे वही डीआरस होते थे, और डीसीज के लिए अपन मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे, यही होता था। ठीक है, लेकिन लाइन के इनफाइनाइट सेट्स ऑफ डी आर्स है, क्योंकि लेंथ तो फिक्स है ही नहीं। ये पॉइंट भी इस पे ला कर रहा है, इसके हिसाब से एक डी आर आ गया, अगला पॉइंट भी उसी पे ला कर रहा है, उसके हिसाब से दूसरा डी आर आ गया। वो कोऑर्डिनेट्स ही तो डी आर, हाँ प्रोपोर्शनल होंगे, वो है कि वो प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन सेट ऑफ डी आर्स की कोई लिमिट नहीं है, और सेट ऑफ डीसीज की लिमिट है दो, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, क्योंकि डीसीज तो एक्चुअली क्लियर कट डायरेक्शन बताते हैं। समझ गई। ठीक है, तो वेक्टर एंड अलजेब्रा में दो डिफरेंस, वेक्टर के डीआरस एक सेट, डीसीस एक सेट, क्योंकि लेंथ भी फिक्स, डायरेक्शन भी क्लियर कट फिक्स। ओके, लाइन की डीआरस के इनफाइनाइट सेट्स एंड डीसीस के फाइनाइट सेट्स, हाउ मेनी सेट्स, टू नंबर ऑफ सेट्स, है ना, क्योंकि उसकी डायरेक्शन फिक्स है, जो भी डायरेक्शन अपने को लग रही है उसकी उल्टी डायरेक्शन भी उसी की डायरेक्शन है। ओके, चलो तो अब कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं, जितना भी पढ़ा उतना लिख लेते हैं एक बार। पहला टॉपिक ही आपका ये है कि डायरेक्टेड लाइन वेक्टर, जो अपन वेक्टर पढ़ते थे उसके बारे में हल्का सा वो है, क्या कहते हैं, रिवीजन। तो लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो घर जाके लिखना। लेट एल बी अ लाइन, अब लाइन की बात होगी। अब ये आपको पता होगा, क्लास 9 से आप पढ़ रहे हो बेटा, कि लाइन को अपन स्मॉल लेटर से एल से डिनोट कराते हैं, तो नीडलेस टू से, अब तो आप 12th में आ गए, तो 9 10 11 3 साल से तो पढ़ी गए। विच मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, बाकी करीब करीब कॉन्सेप्ट जो है वेक्टर वाले हैं लाइन के केस में। अभी प्लेन पे आएंगे तो प्लेन में तो खैर नई चीजें हो गई वो तो, है ना। ठीक है, let L be a line which is making angle alpha beta gamma with the coordinate axis, that is x axis y axis z axis, then what, then the results are, then the results are, सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस की बात करेंगे। then direction cosines of line L are given by, direction cosines of line L are given by, ठीक है देखो, then डायरेक्शन कोसाइंस, जिसको शॉर्ट में अपन डीसी भी बोल सकते हैं, साइंस ऑफ लाइन एल आर गिवन बाय टू सेट, गिवन बाय टू सेट्स। एक तो मैंने लिख दिया एल एम एन, और एक उसी का नेगेटिव करता हूं। अगर एक सेट को एल एम एन से रिप्रेजेंट किया है तो दूसरे सेट को फिर माइनस एल माइनस एम माइनस एन से रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। सो एल एम एन तो है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और दूसरा जो, अगर एक सेट को हमेशा माइनस एम माइनस एम नहीं होगा, लेकिन अगर एक सेट को एल एम एन से रिप्रेजेंट कर दिया तो दूसरी डायरेक्शन उसी की अपोजिट है। ठीक है ना, और क्योंकि आप वेक्टर पढ़ चुके हो तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आपको ये भी पता है कि डायरेक्शन अपोजिट करने का मतलब होता है वेक्टर के स्केलर क्वांटिटीज को नेगेटिव करना, है ना। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी डिटेल में उसमें नहीं जा रहा हूँ। माइनस एल, सॉरी प्लस एल प्लस एम कॉस अल्फा, ठीक है, एम कॉस बीटा, ठीक है, एंड एन कॉस गामा।
डन। ठीक है पूरा चलो हो गया। अरे नेशनल एंथम बन जाएगा थोड़े दिनों में। ठीक है ओके फाइन। हाँ वो तो देखो हर कोई अपना काम करता है। एक ये और एक वो हमारा जो कोरोना के टाइम पे श्री अमिताभ बच्चन जी बोलते थे वो भी याद हो गया था ना। कोरोना अबाउट, हाँ अबाउट कोरोना बचाओ भाई, ये हमारा कर्तव्य है, हाथ धोएं, ये करें वो करें, वो भी याद हो गया था करीब। ठीक है चलो। ये दो सेट है बेटा, अगर एक सेट को एलिमेंट से डिनोट करा है जो अपन जनरली करते हैं तो दूसरा सेट माइनस एल माइनस एल माइनस एल। अच्छा आप ये देखो अगर, हाँ अब बात करते हैं कि सर ये कैसे आया, आपने ये चीज पूछी नहीं कि देखो एलिमेंट तो ऐसे आ जाता है, ये तो अपन वेक्टर की दुनिया में भी पढ़ चुके हैं, डीसी यानी कि उसके कोस थी को इंक्लिनेशन का कॉस रेशियो होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा। बट जो दूसरा सेट मिल रहा है आपको माइनस एल माइनस एन वाला, वो ऐसे क्यों मिल रहा है, वो ऐसे क्यों मिल रहा है, तो इसके बारे में फिर से क्या। ठीक है ठीक है अब सुनो, अगेन मैं 2D 3D में एक डिफरेंस की और बात करूंगा। देखो 2D में क्या होता था, लेट्स ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है, और मान लो कि ये एक लाइन है, तो ये वाला एंगल कहलाता था एंगल, हाँ इंक्लिनेशन नहीं, इस एंगल को बोलेंगे क्या, एंगल विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ये बोलेंगे इसको। और इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल विद द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ये बोलेंगे, बोलो एंगल विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड एंगल विद द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसीलिए इसीलिए हम केवल पॉजिटिव साइड ही मानते थे, इसीलिए स्लोप एक ही होता था, स्लोप दो नहीं होते थे, क्योंकि नेगेटिव साइड वाले डेफिनेशन में ही नहीं था, डेफिनेशन में क्या था, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। अब 3D में पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस भी दो एंगल बनेंगे, कैसे बताएंगे, देखो देखो मेरी बात सुनो। 3D में नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस तो वो है जो दीवार के अंदर है, 3D में नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस तो वो है जो दीवार के अंदर है, पॉजिटिव साइड ये है। अब इमेजिन करो एक लाइन आ रही है दीवार से और एक लाइन दूसरी है, तो ये पूरी पॉजिटिव साइड ही तो है, तो दो एंगल नहीं बन रहे, एक इधर एक इधर, क्योंकि नेगेटिव साइड तो अभी मैंने सोची नहीं है ना, वो तो दीवार के अंदर है, वहां तो गया ही नहीं। वहां जाके इस लाइन को उठा के दीवार के अंदर ले जाऊं तो दो नेगेटिव साइड वाले अंदर भी, समझ गए। हाँ चार एंगल बनेंगे, दो पॉजिटिव साइड से और दो नेगेटिव साइड से। ठीक है, इसीलिए इसीलिए अब आपको अल्फा भी सोचना है और आपको 180 माइनस अल्फा, क्योंकि लीनियर पेयर बनेगा ना, तो एक अल्फा है तो दूसरा 180 माइनस अल्फा। कैसे, लेट्स से कि एक बार मैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। इमेजिन करना थोड़ा 3D में इमेजिन करना मुश्किल होता है। लेट्स से ये लाइन है ना, है ओके। अब ये एक्स, ये सपोज करो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के साथ ये एक एंगल ये बना रही है जिसको अपन बीटा कहते हैं, और एक पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस के साथ ही एक और एंगल बन रहा है जिसको अपन क्या कहेंगे, 180 माइनस बीटा, क्योंकि लीनियर पेयर बना दी। आपको सर तो नेगेटिव साइड, अरे नेगेटिव साइड तो इधर है, वो बनाई नहीं मैंने भी, वो तो बनाई नहीं, वो कैसे बनेगी, जब इस लाइन को उठा के, स्पेस में है ना लाइन, उठा के उधर जा सकते हैं, ये लाइन उठा के उधर चले जाए तब नेगेटिव साइड में बन रही है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस की डेफिनेशन भी चेंज हो जाती है। और वहां पे पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस की डेफिनेशन केवल इतनी होती है, राइट लेफ्ट। वहां पे डेफिनेशन क्या होती है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, राइट वाली पॉजिटिव साइड एंड लेफ्ट वाली नेगेटिव साइड। यहाँ पे पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड ऑफ एक्सिस की डेफिनेशन क्या है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस जो हमने बनाई है, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस जो इमेजिनरी है, जो हमने बनाई नहीं है, दीवार के अंदर है। यहाँ पे डेफिनेशन दूसरी है। तो फिर पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस जो हमने बनाई है उसके साथ दो एंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं ना। तो फिर इस लाइन के दो सेट ऑफ डीसीज बनेंगे ना, एक बार तो इसको मान लो और एक बार इसको मान लो, समझ गए। अब कोस 180 माइनस बीटा करोगे, ध्यान से सोचना, पाई माइनस बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, आएगा, सो इट इज एक्चुअली माइनस एल, तो इसीलिए ही तो वो उसका नेगेटिव है कि नहीं, समझ आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है। समझ गए क्या ये सारी बात, ठीक है चलते हैं आगे। यहां तक नोट हो गया, यहां तक नोट हो गया बेटा। अब हमको एल एम एन तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है निकाल लेंगे इस तरीके से। अब बात करते हैं कि सर एंगल नहीं पता हो तो कैसे निकालेंगे,
डायरेक्शन रेशियो से। एंगल नहीं पता हो तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन रेशियो से। अब वो डायरेक्शन रेशियोज इक्वेशन में कहाँ होते हैं उसकी बात नहीं करूंगा अभी मैं। अभी तो मैं ये बात करूंगा कि डायरेक्शन रेशियोज ऐसे ही दे दिए, ये लो बेटा तीन डायरेक्शन रेशियोज, मुट्ठी बंद करी, ये तीन डायरेक्शन रेशियोज आ गए। तीन डायरेक्शन रेशियोज है हमारे पास। अब डीसीज कैसे निकालेंगे? अभी केवल एक्सरसाइज 11.1 में हम ये बात करने वाले हैं। फिर 11.2 में हम वो डायरेक्शन रेशियोज भी ऐसे मुट्ठी बंद करके नहीं देगा, इक्वेशन देगा, उसमें वो डायरेक्शन रेशियोज छुपे हुए हैं, वहां से निकालने और फिर अपने को डीसीस निकालने। अभी तो आपको बस सीधे सीधे कह देगा ये रहे आपके डायरेक्शन रेशियोज। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक ये है कि डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन। तो रिलेशन वही है जो वेक्टर में था कि दोनों क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? उसी के इनफाइनाइट टाइम्स आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करते जो आपको बहुत सारे सेट्स ऑफ डी आर्स मिलते जाएंगे। तो नेक्स्ट है डायरेक्शन रेशियोस। और 3D की दुनिया में, लाइन की दुनिया में डायरेक्शन रेशियोस को डायरेक्शन नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन नंबर्स। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोस या फिर डायरेक्शन नंबर्स ऑफ लाइन एल आर एनी थ्री नंबर्स। डायरेक्शन नंबर्स ऑफ लाइन एल आर व्हाट? एनी थ्री नंबर्स, एनी थ्री नंबर्स which are proportional to direction cosine. Any three numbers which are what? Proportional to, which are proportional to direction cosine. ये हो गई डी आर्स की डेफिनेशन वाइज। डेफिनेशन वाइज समझ आया? और आता ही था पहले भी आपको, पहले भी समझ में आता ही था डेफिनेशन वाइज तो। ठीक है ना, वेक्टर की दुनिया से आए हैं हम अभी अभी, तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। विच आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, देखो मैं फिर से बताऊं डिटेल में कि डीसीज ये हैं, डीआरस ये हैं। इससे अच्छा है मैं ये बताऊं कि डिफरेंस क्या है। जैसे भी अपन 2D से 3D का डिफरेंस सीखते जा रहे हैं साथ के साथ, ठीक है ना। अपन लाइन एंड वेक्टर का डिफरेंस सीखते जा रहे हैं, डीसीज ऑफ लाइन एंड डीसीज ऑफ वेक्टर का डिफरेंस, डीआरस ऑफ लाइन। तो ये ज्यादा जरूरी है सोचना ना, डेफिनेशन को बार बार घुमा फिरा के वही बोलते जाऊं, क्या फायदा ना। विच आर प्रोपोर्शनल टू, क्या बोलना, क्या लिखना है अपने को? डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो इसका मतलब है ये ऊपर एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस है और नीचे एबीसी, जिस अपन डीआर को एबीसी से डिनोट कराते हैं ना। ठीक है, तो एबीसी डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो इनका जो रेशियो है एक के नॉन जीरो कांस्टेंट निकल के आएगा, बिकॉज बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, तो ऐसे ही तो लिखूंगा, बोलो। ठीक है, अब आप सोचो यहां से अगर मुझे एबीसी गिवन है तो मैं एलिमेंट के, क्योंकि मेरा टारगेट पहली एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट फाइंड द डिसीज, फाइंड द डिसीज एंड फाइंड द डिसीज। एंगल गिवन है तो डिसीज कैसे निकालेंगे, और रेशियोज गिवन है तो डिसीज कैसे निकालेंगे। तो एंगल गिवन हो तो कैसे निकालते थे? cos अल्फा cos बीटा cos गामा, एक सेट, cos ऑफ 180 माइनस अल्फा cos ऑफ 180 माइनस बीटा cos, या फिर एक काम करो जो निकल के उसी का माइनस कर, कैसे भी कर सकते हो, है ना। ये दूसरा सेट, ये तो हो गया जब एंगल गिवन हो। अब रेशियोज गिवन हो तो कैसे निकालेंगे? अब मैंने क्या कहा, पहली एक्सरसाइज में रेशियोज खुद ही दे देगा, है ना। ठीक है, इक्वेशन से नहीं छांटना, इक्वेशन से छांटने का काम अगले एक्सरसाइज में होगा। ओके, सो यहां से एल की वैल्यू बोलो ए के, एम की वैल्यू बोलो बी के, एंड एन की वैल्यू बोलो सी के। तो अगर मैं वो के निकाल लूं तो एलिमेंट निकल जाएगा, फिर तो एबीसी से मल्टीप्लाई कराना है, तो वो के की डेफिनेशन है ये। अब वो क्यों है वो अपन वेक्टर अलजेब्रा में वो डिस्कस करके आए एक्चुअली। ये नीचे इसके इसके डीआरस, मतलब जो पॉइंट की बात हो रही है ना, जिस पॉइंट तक की बात हो रही है वहां तक के वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, समझे। देखो इधर देखो मेरी तरफ, मान लो ये इनफाइनाइट लाइन है। अब इनफाइनाइट लाइन है तो किसी भी पॉइंट पर डीआर, तीन डीआर मिलेंगे, इस पॉइंट पे अलग डीआर मिलेंगे, उस पॉइंट पे अलग। तो जिस पॉइंट पे आप डीआर की बात कर रहे हो वहां तक के वेक्टर का मैग्नीट्यूड है एक्चुअली, है ना। तो ये अपन ने वेक्टर अलजेब्रा में किया हुआ है कि इससे डिवाइड करा देते हैं तो अपने को डीसीस मिल जाते हैं। तो के की वैल्यू बस वो जो कांस्टेंट है ना, जिस कांस्टेंट से नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, नॉन जीरो कांस्टेंट से, उस के की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला पता हो, प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां तक हो गया नोट डाउन? ठीक है, ओके, वेयर के। तो अगर के की वैल्यू आ गई तो अब मैं एल की वैल्यू कैसे निकालूंगा? ये के की वैल्यू इस ए से मल्टीप्लाई करा दूंगा, बोलो, फिर इससे करा दूंगा, फिर इससे करा दूंगा, तो एल एम एन निकल के आएगा। तो ए इंटू दिस यानी न्यूमरेटर में ए, बी इंटू दिस यानी न्यूमरेटर में बी, और सी इंटू दिस यानी न्यूमरेटर में सी। तो इस तरीके से एल एम एन की वैल्यूज लिख लो नीचे। अच्छा, प्लस और माइनस होगा,
प्लस और माइनस होगा क्योंकि रूट करेंगे तो प्लस और माइनस, क्योंकि के की वैल्यू प्लस और माइनस में है तो एल एम एन की वैल्यू भी प्लस और माइनस शुरुआत में लगा लो, ये लिखो। ये आ गया हमारा एल एम एन निकालने का तरीका फ्रॉम डायरेक्शन रेशियोज। थोड़ा सा रफली लिखा हुआ है, अगर कोई चीज समझ नहीं आया तो प्लीज आंसर। इन शॉर्ट के निकालना आता है तो फिर एल एम एन निकालना भी आता है, क्योंकि एल एम एन है क्या, ए के बी के सी के। ठीक है, तीनों चीजें लिख ली, प्लस और माइनस में लगाना मत भूलना। अब देखो, आप बुक खोल के देखोगे ना तो उसने भी प्लस और माइनस लगाया है, बट पीछे आंसर्स में उसने माइनस वाली क्वांटिटी नहीं मानी। डोंट नो व्हाई, क्यों वो डायरेक्शन कोसाइंस के एक ही सेट मान रहा है जबकि डायरेक्शन कोसाइंस के तो दो सेट होंगे अगर एज फार एज लाइन इज कंसर्न। हाँ, तू वेक्टर के लिए मैं कह दूंगा एक ही सेट है, क्योंकि वेक्टर की एक फिक्स डायरेक्शन है, लाइन की तो दो डायरेक्शन है ना। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, चले आगे हम। अच्छा, ये चीज वेक्टर में भी होती थी एल एम एन के बीच का रिलेशन, यहाँ पर भी होगी क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम वही लिखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होगा, दो देकर और एक पूछ लेगा ना। तो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है, क्या चेक कर लेता हूँ मैं, शायद नीचे लिखा हुआ। ठीक है, प्लस एल इक्वल टू एम इक्वल, आज तो आप स्कूल तो छुट्टी कर रहे होंगे फॉर श्योर, हाँ। कहाँ जाओगे, झंडा फहराने, सही में खुशी जा रही झंडा फहराने। कहीं बुलाया चीफ गेस्ट के रूप में, बोलो, मम्मी के स्कूल में, नहीं, मम्मी तो जाएंगी। Okay. तो स्कूल की तरफ से तो बुलाया होगा, आप लोग नहीं जा रहे हैं। स्टूडेंट्स की तरफ बुलाया हुआ है, भीड़ में खड़े हो जाओ, हाँ, गैदरिंग करने के लिए। ओके, तो 12th का तो शायद ही कोई जाता। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अच्छा है ही नहीं, तो फिर पॉइंट वो मिल गया मुझे, बहाना मिल गया ना। ओके, चलो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, कौन है बात। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, नेक्स्ट टॉपिक, ये भी हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज ही कवर कर रहा है, सो उसको भी लिख लो। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, बस ये लास्ट है, उसके बाद अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली आज तो क्या है, थोड़ी सी आपको लगेगा कि इतना आसान है क्या थ्री डी। एक्चुअली थ्री डी जो है, इक्वेशन इक्वेशन की दुनिया में जाएंगे ना हम, तो कल से स्टार्ट होगा। व्हेन यू विल व्हेन वी विल जंप इनटू द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ 11.2। ओके, नहीं नीचे ना, डायरेक्शन कोसाइंस, ये टॉपिक का नाम लिख लिया ना हमने, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अगर एक वेक्टर दो पॉइंट से पास होता है, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट सीखा है अपन ने, तो उसके डीसीज कैसे निकालते थे, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, दैट सेम टू सेम, ये लॉजिक है ना। तो डी आर तो ऐसे निकल जाएंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, और डीसीज निकालने का कॉन्सेप्ट बता ही दिया, क्या वही के निकालो फिर के से मल्टीप्लाई करो। तो कुछ भी खास बात नहीं है इसमें, बट फिर भी टॉपिक है तो एक बार लिखना है हमको। लेट एल बी ए लाइन, एल एक ऐसी लाइन है जो कि दो पॉइंट से गुजर रही है, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। एक तो है एक्स वन वाई वन जेड वन, एंड दूसरी है क्यू एक्स टू वाई टू जेड टू, passing through two points, that will be a line passing through two points, two points। ठीक है, P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1 कॉमा c1, ठीक है, एंड Q उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2 कॉमा c2। ठीक है, देन व्हाट, देन अब इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने की बात चल रही है, तो इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल देंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो आप बताओ, वेक्टर पी क्यू या लाइन एल दोनों के सेम ही निकलेंगे तो ब्रैकेट में लगा दिया है ना, कैसे निकलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस इस लाइन के, पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। सो देखो, एल एम एन कैसे निकलेंगे, जिसको अपन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी मार्क करते हैं, तो वो का वही एक्स टू माइनस एक्स वन तो उसका डी आर है,
y2 माइनस उसका dr है, z2 माइनस dr है, और डिवाइडेड बाय pq वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर आपको दो पॉइंट से लाइन गुजर रही है तो आप उन दो पॉइंट को से बनने वाला वेक्टर निकाल लो, दो पॉइंट से बनने वाला वेक्टर निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका वही है। तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका यही होता था, हम जानते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। इसको बस यहाँ पे प्लेस कर, ठीक है। देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर पी क्यू कर लें, या और लगा देता हूं मैं ना ब्रैकेट में, कई बच्चे इन्हें समझ ले कि दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें अलग हैं, बट यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का तरीका दोनों का सेम हो गया। वेक्टर पी क्यू और लाइन एल is given by the direction cosine of vector pq are given by are given by okay lmn lmn, ठीक है। एंगल की बात करें तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा, लेकिन यहाँ पे एंगल तो हमको गिवन ही नहीं है ना, बट फिर भी बार बार लिखने का बस यही मकसद होता है आपको याद रहे कि lmn क्या होते हैं, cos अल्फा cos बीटा cos गामा होते हैं, ठीक है। ओके, सो cos अल्फा cos बीटा cos गामा की मतलब सॉरी lmn की वैल्यू जो हो जाएगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी, x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, ये तो वही drs, ये तो वही drs, और डिवाइडेड बाय जो pq से बनने वाला जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, या फिर लाइन सेगमेंट pq की लेंथ कह दूंगा ना। वेयर pq कैसे डिफाइंड है, pq की लेंथ कैसे डिफाइंड है, ये लिख लो नीचे, वेयर pq इज डिफाइंड एज दिस थिंग। एक बार बस पीक्यू निकाल लेना, बार बार फॉर्मूले में रखने की जरूरत नहीं, एक बार पीक्यू निकाल लेंगे हम फॉर्मूला लगा के, फिर बस पुटअप करते जाएंगे, ठीक है। यहां तक डन। अब कोई क्या डायरेक्शन रेशियोज भी निकालो, तो कोई भी आप उसका मल्टीपल कर देना, मतलब डायरेक्शन रेशियोज तो सॉरी यही रहेंगे, सुनो, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। देखो, अब अगर वो पी क्यू की डायरेक्शन रेशियोज मांगता है, किसकी मांगता है, पी क्यू की, तो देखो पी क्यू लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है, पी क्यू क्या है, लाइन सेगमेंट, तो उसके डीआर तो वही होंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। लेकिन उस पी क्यू लाइन सेगमेंट वो जिस लाइन पे ला करी, लाइन एल, उसके डीआर पूछे तो फिक्स थोड़ी ना, ये तीन तो हो गए ही होंगे, ये तीन तो होंगे ही होंगे, और इसके रेशियो में इसके प्रोपोर्शनल कितने भी सेट्स आप बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, नॉट लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू आर गिवन बाय, देख लो इधर, ए बी सी, जिसको अपन क्या मार्क करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू। ये डाउट नहीं हो रहा है ना कि सर एक ही सेट क्यों निकल रहा है डीआर का, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ए लाइन सेगमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट ए लाइन सेगमेंट, तो लिख लो अभी। एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू आर गिवन बाय ए बी सी विच इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन गिवन बाय, ठीक है, गिवन बाय ए बी सी, और ये इसके फॉर्मूलास है ना, ठीक है। हाँ, पर दो सेट जरूर निकल सकते हैं, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो पी क्यू की बात कर रहे हैं, तो अपन ने डायरेक्शन फिक्स नहीं करी ना, पी से क्यू चले तो एक, और क्यू से पी चले तो एक, है ना। तो दो सेट जरूर निकल के आएंगे, या तो आप एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, या फिर एक्स वन माइनस एक्स टू, वाई वन माइनस वाई टू, या जेड वन माइनस। ये क्लियर हो गया। ठीक है, बस दैट्स इट, चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट डाल के लिख लो, वैसे इसको ऊपर ही कहीं लिखना था, ये हो सकता है लास्ट ईयर उधर बताना भूल गए तो फिर बाद में नीचे लिखवाया था, हालांकि इस साल याद था मुझे, बट ठीक है कोई बात नहीं, कहीं भी लिख लो, पता होना चाहिए, और वैसे भी वेक्टर अलजेब्रा से पढ़ के आया तो आपको पता होगा ही होगा ना। और दूसरा सेट क्या था, एक्स वन माइनस एक्स टू, क्या दूसरा मतलब वाई वन माइनस वाई टू, जेड वन माइनस, फाइन, ये था वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड टू माइनस, नोट डाल के लिख लिया, ये एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, बेसिस के बीच का रिलेशन हमेशा सच साबित होगा, जो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू हमेशा क्या होगा, वन होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता इससे, ठीक है। चलो नीचे अब इक्वेशन आ गई ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस, ये अपना 11.2 का सब्जेक्ट मैटर है। अभी तक अपन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन
प्लेन की बात कर रहे थे अपन, नेक्स्ट मतलब कल की क्लास में इंट्रोडक्शन में इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस की बात करेंगे, ठीक है। तो पूरी दुनिया बदल जाएगी, हर चीज बदल जाएगी, स्लोप फ्लोप की बात नहीं होगी, नई चीजें समझ में आएगी वहां पे, ठीक है। चलिए तो इसको कर दूं मैं सेव, यहां तो कोई डाउट नहीं है बेटा। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, क्विकली प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। चलो निकालो एक्सरसाइज, निकालो बराबर, पेज नंबर बताओ। 467। क्या हुआ? ओके चलो, दैट्स इट। 467 पेज नंबर की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, एज पर एनसीईआरटी आपको सिखाया, देखो यहाँ पे डीआर उसने भी ऐसे ही बताया, डीसी मतलब है ना, ठीक है ना, पीक्यू के लिए ये चीज इसने बताई है ना। करीब करीब देखो हम अपनी तरफ से कितना भी जोड़ लें, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि अभी तक जितनी भी आपको स्पेशली 11th 12th की जो मैथ्स है, हम लोग वैसे ही पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस रहता है ना। हाँ, 10th तक की मैथ्स आप बिल्कुल एनसीईआरटी को साइड में अपनी लैंग्वेज में पढ़ा सकते हो, है ना। बट 11th 12th में क्या नई चीजें हैं, और फिर जो आपके एग्जाम कुछ मतलब कॉपीज को चेक करने की टेक्निक है ना, वो आप पुराने पेपर्स उठा के देखो, एज पर एनसीईआरटी ज्यादा फोकस करते हैं, तो इसलिए अपन उसके उससे बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। If a line makes angles 90 degree, 135 degree and 45 degree with the x, y and z axis respectively, है ना, फाइंड इट्स डायरेक्शन। अब वो अगर मिसिंग कह रहा है, मतलब वो बता नहीं रहा कौन सी साइड से, तो बाय डिफॉल्ट अपन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ही मान रहे हैं। फाइंड इट्स डीसी, तो एंगल गिवन है और डीसी पूछ रहा है, एंगल गिवन है और डीसी क्या फॉर्मूला है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, एक सेट और दूसरा सेट उसी का ही नेगेटिव, है ना, कॉस 180 माइनस अल्फा कॉस 1, ठीक है ना। चलो तो कैसे निकालते हैं हम इसको, अल्फा बीटा गामा गिवन है ना, हेयर हेयर अल्फा, मतलब आप ऐसे लिख दोगे एंगल मेड बाय लाइन एल विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस, ठीक है ना। इसको तो हम क्या मार्क करेंगे, अल्फा, दैट इज अल्फा इक्वल टू, दैट इज, अब अल्फा को मैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ऐसे बनाऊंगा, ठीक है ना, अल्फा इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, है ना। देन एंगल मेड बाय लाइन एल विथ वाई एक्सिस, दैट इज दैट इज बीटा इक्वल टू कितना गिवन है 135 डिग्री। देन एंगल मेड बाय लाइन एल विथ जेड एक्सिस, है ना, ये कितना गिवन है, दैट इज, इसको हम क्या मार्क कर लें, गामा, ये कितना गिवन है बेटा 45 डिग्री, ठीक है। ये आपको वेक्टर अलजेब्रा में बताया हुआ है कि 2D में तो क्या होता था कि अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन है तो वाई एक्सिस 90 माइनस थीटा कर देते, वहां पे थीटा ही मानते थे एंगल, है ना। लेकिन 3D में क्या है, अगर एक एक्सिस के साथ एंगल गिवन है तो बाकी दो के नहीं निकाल सकते, दो के गिवन है तो फिर बचे हुए एक का जरूर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब निकालते हैं डीसीस नाउ, डीसीस और शॉर्ट में डीसीस लिख दूं ना, ऑफ लाइन एल आर गिवन बाय आइदर एल एम एन या फिर माइनस एल एल एम एन, या फिर माइनस एल माइनस एन। एल एम एन का फॉर्मूला बनता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, फाइन, और इधर बनता है कॉस पाई माइनस अल्फा या 180 माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा एंड कॉस पाई माइनस गामा, ठीक है। चलो अभी तो अपन इस कॉस वाले तरीके से निकालेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम से अपन क्या करेंगे, एक सेट निकाल के जस्ट उसका नेगेटिव कर लेंगे, बार बार ऐसी वो चीज नहीं करेंगे। सो टेल मी कॉस 90 0, कॉस 135 180 माइनस 45, तो इसको लिख सकते हैं अपन कॉस माइनस कॉस 45, बोलो, यानी कि -1/√4 √2। सो कॉस गामा कॉस 45 1/√2,
1/√2। चलो इधर आओ, cos 180 माइनस अल्फा, तो cos ये तो 90 हो जाएगा वापस, है ना, ये तो cos 90 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। और इधर 180 में से 135 गया तो cos 45 हो गया, नहीं +1/√2, और वहां पे cos 135 हो गया, ये 135 हो गया, और ये क्या हो जाएगा -1/√2। तो यू कैन इजीली सी कि हर एक डायरेक्शन कोसाइन उसका नेगेटिव, जीरो का नेगेटिव जीरो ही होता है, -1/√2 का नेगेटिव ये हो रहा है, और 1/√2 का नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम से अपन दो तरीके से नहीं निकालेंगे, एक बार सीधे अल्फा बीटा गामा पे कॉस लगाकर, और एक बार 180 माइनस अल्फा 180 माइनस बीटा, ऐसे नहीं निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, बस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और बस उसका क्या कर देंगे, नेगेटिव। ठीक है, आंसर अब आपको पीछे आंसर एक ही दिया हुआ होगा शायद, है ना। सो डीसीज ऑफ डीसीज ऑफ लाइन LR 0, -1/√2, (1/√2) एक सेट, और दूसरा सेट है 0, 1/√2 एंड -1/2। ठीक है, बट हम आदत डालेंगे दो डालने की, है ना, दो सेट डालने की। चलो नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, डीसीज निकालना व्हेन एंगल्स आर गिवन। एक तरीके से आपको, जैसा कि मैंने कहा, आपको रिवीजन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा लग रहा होगा ना। ठीक है, फाइंड द डीसीज ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स। अब है क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही, बट थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। अब एंगल्स इक्वल है ना, एंगल है क्या वो मुझे पता नहीं है, बट एंगल्स इक्वल है। तो अगर एंगल्स इक्वल है तो हियर इट इज गिवन दैट अल्फा इक्वल टू, आप पहले एक लाइन लिख देंगे, लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल मेड बाय द लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द angles made by line L with coordinate axis। ठीक है, now it is given that all of them are equal, है ना। now alpha equal to beta equal to gamma given, alpha equal to beta equal to gamma, this thing is given in the question। okay, so अगर ये चीज given है तो बताना जरा, फिर cos अल्फा और cos बीटा और cos गामा भी इक्वल होंगे, होंगे ना। cos 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 लगा दिया, cos अल्फा का मतलब होता है L M N, तो इसका मतलब डीसीज भी इक्वल होंगे। नाउ वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, यस, नाउ वी नो दैट कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। सो आई कैन राइट इट एज, और तीनों बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूँ थ्राइस ऑफ L स्क्वायर इक्वल टू 1। सो आई कैन राइट इट एज L स्क्वायर इक्वल टू 1/3, है ना, एंड L इक्वल टू बोलो प्लस और माइनस 1/√3। ठीक है, ठीक है, और अगर L ये है तो फिर M और N भी यही है ना। तो क्या पूछा है उसने आपसे, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। सो द डायरेक्शन कोसाइंस आर, सो द थ्री डायरेक्शन डीसीज लिख देता हूँ, डीसीज आर LMN माने थे हमने, LMN, दैट इज, निकले क्या, निकले भी वही है, प्लस और माइनस 1/√3, कॉमा प्लस और माइनस 1/√3, कॉमा प्लस और माइनस 1/, ठीक है। देखो आंसर, अब वो पूरी एक्सरसाइज में एक ही लॉजिक से चल रहा है कि एक ही सेट मानना है ना, तो हो सकता है आंसर में आपको माइनस वाली चीज ना गिवन हो, एक ही सेट प्लस माइनस दे दिया। अब देखो, अब दोनों मान रहा है, अब क्यों मान रहा है भाई दोनों, सो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अपनी खुद की बात को, है ना। हम क्या करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, हम दोनों सेट की बात करेंगे हमेशा। ठीक है, चले नेक्स्ट। ओके फाइन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन, ये लो साहब, अब डी आर आ गए, अब डीसीस निकालो, है ना। डी आर से डीसीस निकालने का तरीका हमको पता है ना। तो हेयर डी आर गिवन एज एबीसी, हेयर डी आर्स ऑफ लाइन एल आर गिवन एज, अच्छा एग्जांपल्स अपने आप करते रहना, अभी एक एक्सरसाइज आज हो गई तो इसके एग्जांपल्स आज ही खत्म करना है ना, पेंडेंसी नहीं छोड़नी। आर गिवन एज, क्या क्या गिवन है बता, -18, -12, -4, ये गिवन है। दैट इज, इनको मैं एबीसी कह दूं,
दैट इज a इक्वल टू -18, b इक्वल टू 12 एंड व्हाट c इक्वल टू -4। ये गिवन है। अब ये गिवन है तो हमको सबसे पहले k निकालना होता है ना। सो बेस्ड ऑन दिस द वैल्यू ऑफ k, तभी आप डीसीस निकाल पाते हो ना। बेस्ड ऑन दिस, अच्छा k है क्या एक्चुअली? k क्या है? वो तो है, लेकिन ये तो चलो इसको निकालने के लिए एक टॉपिक बना दिया भाई, k निकालना है। वैसे k क्या है? वैसे k क्या है, सुनो। इस लाइन पर ये, इस लाइन पे कहीं ना कहीं ये पॉइंट आ रहा है। ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक के वेक्टर का मैग्नीट्यूड है k। ओरिजिन से लेकर ये जो पॉइंट होता है -18, 12, -4, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट कह सकता हूं। इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का एक्चुअली वो मैग्नीट्यूड है ना। सो बेस्ड ऑन दिस we can find the value of k as what? k कैसे निकलता है? 1 डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल है। सॉरी, मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड तो नीचे वाला है ना, उसके मैग्नीट्यूड का ये रेसिप्रोकल है ना। प्लस और माइनस, माइनस का 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर का सम का रूट। सो एक बार बस के सोल्व कर लो तो बस पुटअप करने का काम रहेगा, राइट। प्लस और माइनस 324, 144 एंड 16 करना ऐड। क्या हुआ? +-1 डिवाइडेड बाय 464 हो रहे 160। हाँ 484 होंगे ना, 160 और 324, 484। तो √484 क्या होता है? 22 होता है। सो +or-1/22, +or-1/20, ये आ गया के। नाउ व्हाट? डायरेक्शन कोसाइन आर। नाउ DCs of line L are given by LMN, where L equal to AK, BK, CK। फाइन। चलिए, तो A क्या था? -18 इंटू +or-1/22, ऐसे करेंगे हम। और B क्या था? 12 इंटू +or-1/22 करेंगे यहाँ पे। एंड ये क्या था? -4 इंटू +or-1/22 करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्लस और माइनस, अल्टीमेटली आंसर वापस प्लस और माइनस में। 18 से 22 कितनी बार कट रहा है बस वो देख लो। +or-9/11 पहला डीसी। इधर +or-12 से 22 कितनी बार कटेगा? 6/11। और इधर इधर 2/11, +or-2/11। सो दिस इज द फाइनल डीसी, है ना। अब पॉजिटिव ले लो। देखो अब सेट कौन सा बनेगा वो सोचो तुम। नहीं, सेट बनेगा, एक तो बनेगा माइनस प्लस माइनस और एक बनेगा प्लस माइनस, है ना। ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि एक सेट प्लस 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 और एक सेट माइनस में, गलती हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन की बात हो रही है बेटा। डायरेक्शन अगर आप प्लस माइनस प्लस की जगह प्लस 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 दे दोगे तो वो कोई दूसरी डायरेक्शन का वेक्टर भी है और लाइन भी है। ओके, सो वी कैन से, तो अच्छा क्या होगा? अच्छा ये होगा कि आप इधर क्लियर करें क्या भाई। अगर आप माइनस थे ना पहले, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस। देन प्लस इंटू प्लस क्या होगा? प्लस। एंड माइनस इंटू प्लस माइनस, और लगा दो बीच में। अब लिख दो 9/11, और लगा दो -6/11, और लगा दो 2/11। सो एक सेट आया है आपका ये, जो कि मैंने कहा तब ये आंसर एक ही सेट में दे रहा है वो इस एक्सरसाइज के। और एक सेट आया है आपका, ठीक है। सो दिस इज आर -9/11, (6/11, -2/11), एक सेट और लगा दो बीच में। दूसरा सेट माने तो 9/11, -6/11, 2/11। ठीक है, दो डायरेक्शन, दो डिसीज का सेट मतलब। ठीक है, डन। बोलो कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसको डिलीट। क्वेश्चन नंबर 4, ये आ जाओ। शो दैट दिस इज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियर प्रूव करने के वेक्टर की दुनिया में जो तरीके थे वो तरीके यहाँ पर भी लगाए जा सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि जो तरीके उन्होंने सजेस्ट किए वो करो और लाइन के रेफरेंस में इसको करो, है ना। हालांकि है पूरा वो वेक्टर वाला ही काम, है पूरा वही वेक्टर वाला काम। कैसे आप प्रूव करोगे कि 3 पॉइंट्स? वहां कैसे करते थे? वहां अपन मैग्नीट्यूड से करते थे।
तीन वेक्टर निकाल के, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट से तीन वेक्टर निकाल कर मैग्नीट्यूड और सम ऑफ एनी टू मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड वेक्टर, देन इट इज कोलिनियर। अब यहाँ पे कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे बेटा, हम इनके डीसीस निकालेंगे। क्या कहा मैंने? डीआरस निकालेंगे। क्या कहा मैंने? डीआरस। और अगर डीआरस और अगर किसी दो वेक्टर, हाँ बात तो यहाँ पे भी वेक्टर की करेंगे हम एक बार के लिए, या लाइन की भी कर सकते हो, है ना। और अगर जो दो डीआरस हैं वो प्रोपोर्शनल हो गए तो वो होते हैं पैरेलल, और पैरेलल होने के बाद पॉइंट कॉमन है तो वो होते हैं कोलिनियर। कैसे? देखो, मान लो तीन पॉइंट है, पी, मान लो ये है क्यू, और ये मान लो यहां पर है कहीं आर, और ये मान लो कहीं है एस, चार पॉइंट है। ठीक है, लेट से मैंने इसके डी आर निकाला, निकाल सकते हो आप इसके डी आर, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू, आपने इसका भी डी आर निकाला। अब इन दोनों के डी आर अगर प्रोपोर्शनल है तो ये दोनों पी क्यू और आर एस लाइन सेगमेंट्स पैरेलल है? और लेट से क्यू और आर एक ही पॉइंट है, मान लो ये क्यू और आर अलग अलग पॉइंट थे, तब तो आप पैरेलल वाली बात गारंटी से कह सकते थे। लेकिन अगर मैं इस आर को भी क्यू कह दूं तो अब ये क्यू एक्चुअली ये जहां से खत्म हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है, तो ये तीन कोलिनियर हो गए, नहीं हो गए? तो इस लॉजिक से उन्होंने प्रूव करके दिया है लाइंस की दुनिया में या थ्री डी की दुनिया में। तो इस तरीके से करना है। कैसे करना है? हम लिखते हैं यहाँ पे, हेयर द थ्री गिवन पॉइंट्स आर, हेयर द थ्री गिवन पॉइंट्स आर, उसको गिवन पॉइंट्स आर पी क्यू आर मान लेते हैं ना, पॉइंट्स आर पी क्यू एंड आर, पी 2 3 4, क्यू -1, -2, 1, and R 5, 8, 7. Fine. Now DRs of, आई विल फाइंड आउट DRs। वैसे आप DCs भी निकाल सकते हो, लेकिन क्यों हम उसमें पढ़े हैं ना, कॉम्प्लेक्सिटी में ज्यादा क्यों पढ़े, हम डीआर से काम चला लेंगे और फिर एक बार एग्जाम्पल देख लेंगे इसका कि उन्होंने डीआर से चलाया कि डीसी। फिर अगर एक बार आंसर तो कर लेते हैं, अगर डीसी से करना होगा तो बस थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड और करना पड़ेगा ना। नाउ डीआरस ऑफ पी क्यू कैसे निकालेंगे? अभी अभी मैंने बताया फॉर्मूला, x2 माइनस x1, एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला, कॉमा y2 माइनस y1, है ना, एंड डिवाइडेड बाई, नहीं डीसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, z2 माइनस z1, ऐसे निकालते हैं। दैट इज -1 -2 यानी कि -3, लिखना चाहो तो चलो लिख लो, -1 -2 पहला ये, फिर -2 -3 दूसरा ये, फिर 1 -4 तीसरा ये। सो इट विल बी लाइक -3 कॉमा -5 कॉमा -3। ये तो आ गए पी क्यू के। चलो एंड डी आर्स ऑफ क्यू आर निकालते हैं, एंड डी आर्स ऑफ क्यू आर निकालते हैं। सो क्यू आर के डी आर्स निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला कॉमन हो ही गया ना। तो 5 -1 बोलो, कॉमा दूसरा बोलो 8 -2, एंड तीसरा बोलो 7 -1। सो ये हो जाएगा 6, 10, 6। ठीक है, देखो ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, इसका -2 टाइम्स है कि नहीं है, -2 -2 -2 हो रहा है ना। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, हेयर हेयर लेट्स से कि इसको मैंने मान लिया A1 B1, क्योंकि डीआरस को अपन जनरली ABC से मार्क करते हैं, तो A1 B1 C1, और इसको मैंने मान लिया A2 B2 C2। तो मैं लिख दूंगा हेयर A1 बाय A2 क्या आ रहा है, -3/6 यानी कि -1/2, एंड B1 बाय B2 वो क्या आ रहा है, -5/10, दैट मीन्स वही -1/2, एंड C1/C2 ये क्या आ रहा है बोलना जरा, -3/6 यानी कि -1/2। मैंने वेक्टर का कहीं भी उपयोग नहीं लिया, मैं केवल नंबर्स में खेल रहा हूँ ना। वेक्टर में फिर आप इसको आई कैप जे कैप के कैप में कन्वर्ट कर देते, वेक्टर पी क्यू बनाते। अभी अपन लाइन सेगमेंट पी क्यू वगैरह है, उसमें आप वेक्टर पी क्यू की बात करते। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? तो मैं इससे कंक्लूजन लिखूंगा, सो वी कैन से दैट कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 equal to -1/2, which is a non-zero constant, which is a non-zero constant. Now what? तो इससे साबित होता है कि PQ is parallel to QR।
इससे ही साबित हुआ। और पी क्यू क्यू आर अगर पैरेलल है, पी क्यू लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, क्यू आर लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, और क्यू पॉइंट कॉमन है, तो फिर पी क्यू आर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। एंड along with this it is very much clear, as a matter of fact q यहाँ पे क्लियर है कि q is the common point between, the common point between pq and qr, which implies that p q and r must lie on a line, must lie on a common line, and they are collinear, and they are collinear। प्रूव करना था कि चेक करना था, प्रूव करना, नीचे सामने लिख देना प्रूव्ड, डन। कोई डाउट? तो उल्टा मैग्नीट्यूड निकालने से तो आसान है ना, मतलब पिछले वाले टॉपिक से आसान है। अब जब आपने दोनों पढ़ लिए तो अब एग्जाम में आएगा तो यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड, ठीक है। और मान लो ये कॉमन पॉइंट नहीं आता तो केवल पैरेलल वाली बात ही प्रूव कर पाते हैं, केवल और केवल पैरेलल, क्योंकि वेक्टर ही फ्री वेक्टर है, लाइन फ्री वेक्टर नहीं है। लाइन तो एक स्पेसिफिक लाइन है, यूनिक लाइन है, समझ गए? ऐसा नहीं कि वेक्टर की तरह आप लाइन को भी उठा के इधर उधर रख रहे हो ना, है ना, ठीक है ना, ओके। अब एक बार इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लो, बस ये देख लो कि डीसी से किया है या डीआर से किया है। अगर ऐसा क्वेश्चन है एग्जांपल में तो फिर हमारा थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, बस अगर उसने किया होगा तो। किया ही नहीं है उसने तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है, तो फिर हमारा तरीका करेक्ट है, चलने दो। ओके, लेट्स फिनिश द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। फाइंड द डीसीज ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। तो क्वेश्चन आसान है, बस लेंदी है ना। देखो एक ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी, कोऑर्डिनेट्स गिवन है मुझे 3,5,-4। बी के क्या गिवन है, -1,1,2, एंड सी के क्या गिवन है, -5, -5 एंड -2। तो मुझे इसके साइड्स कौन कौन सी, ए बी बी सी ए सी, तो ए बी के डीसी निकालने हैं, बी सी के डीसी निकालने हैं, और ए सी के डीसी निकालने। डीसी तो बाद में निकलेंगे, पहले डी आर निकलेंगे। डीसी तो अगली कड़ी होती है, पहले डी आर निकलेंगे। और डी आर कैसे निकलेंगे, अभी अभी निकाला था, ऐसे एक दो क्वेश्चन पीछे, x2 - x1 y2 - 1 इस तरीके से निकलेंगे ना। तो मैं निकालता हूं हेयर, सबसे पहले डी आर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर, ठीक है। ये डी आर्स निकालना शुरू करते हैं, यहां से हम एक एक करके तीनों का। सबसे पहले लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है ना। तो ए बी के लाइन, अब देखो 3 3 3 6 9 डी आर्स निकलेंगे। तो ए बी के मान लेते हैं A1 B1 C1, उसके A2 B2 C2, और उसके A3 B3 C3। तो ए इसके मान लेते हैं A1 इक्वल टू, कैसे निकलेगा, देखो B माइनस ए भी कर सकते हैं करने में, और A माइनस बी भी कर सकते हैं करने में दोनों कर सकते हैं, है ना। बट एक बार फिर उतने ही नंबर्स और बढ़ जाएंगे। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए काम करो, एक सेट पे चलने दो काम को, टर्मिनल माइनस इनिशियली चलने दो, है ना। तो -1 -3, एक, दूसरा बोलो 1 -5, और तीसरा बोलना 2 -4। फाइन। तो क्या हुआ है बताओ, ये -4 कॉमा -4, ठीक है। तो ये तो केवल A1 निकला है भैया ना। ये क्या किया मैंने तो A1 B1 C1 तीनों ही निकाल लिए एक्चुअली, है ना। रुको, तो फिर स्ट्रक्चर वाइज ही करना है। तो ये तो A1 है केवल, क्या निकला A1 बोलो, -4, कॉमा, अब B1 निकालने के लिए वो करो 1 -5, दैट इज -4, एंड C1 निकालने के लिए करो 2 -4, 6, ठीक है। तो ये ए बी के निकल गए, ऐसे ही अब सिमिलरली BC के भी और AC के भी, है ना। और उसमें अब मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, मतलब लिख के कर देता हूँ। A2 कितना आएगा बोलो, A2 BC निकाल रहे हो तो -5 -1 यानी कि -4, ठीक है। ये दिस माइनस दिस किया है ना। फिर -5 -1 -6, फिर -2 -2 -4, ठीक है। और AC के निकालना जरा, AC के निकालने के लिए C - A करना पड़ेगा, ठीक है ना। -5 -3 यानी कि -8, यस, -5 -3 -8। ये फिर मैंने ऐसे लिख दिया ना, A3 -8, B3
-5 -5 -10 एंड C3 -2 -, यानी +4 हो जाएगा, यानी +2। ठीक है ना। कई बार बहुत आसान सी चीज भी हजम नहीं होती है ना तो उसमें भी हम जो चीज लिखनी चाहिए स्ट्रक्चर वाइज लिख नहीं पाते। A2 B2 कितना आया था बताना, और C2 कितना आया था एक बार फिर से बताना। -4, ओके। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर से कर लिया थोड़ा सा हमने। अब एक बार हमको तीनों साइड्स के डी आर्स पता है, तो डीसीज कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ए बी, ए बी से बीसी से और एसी से, ए बी से बीसी से और एसी से के मैग्नीट इनकी लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। और लेंथ कैसे निकालते हैं बताओ? x2 - x1 का होल स्क्वायर, है ना। तो ए बी बी सी ए सी की अब लेंथ में निकालनी पड़ेगी एक बार के लिए, है ना। निकालें। तो नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट पार्ट होगा क्वेश्चन का नाउ लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ बी सी। ये इसका मतलब ये नहीं कि ए बी की लेंथ है ना, ये ए बी के डायरेक्शन रेशियोस एम्प्लाइज लगाया मैंने, इक्वल टू नहीं लगाया ना। तो अब मैं इक्वल टू लगा रहा हूँ, है ना। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो एक बार के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, x2 माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला लास्ट ईयर पढ़ा था, y2 माइनस y1, इस साल रिपीट भी किया है, प्लस z2 माइनस z1 का। हाँ ठीक है। तो x2 माइनस x1 ये तो आप कर चुके हो, देखो -4 6 कर चुके हो, बार बार क्या करना। तो -4 का स्क्वायर 16, फिर 16, फिर 36 करना सॉल्व। 32 और 36, 32 और 36 64 में 4 68, 68 को मैं लिख सकता हूँ 2√17, 17 4 जा 68 होता है ना। चलो सिमिलरली बीसी, तो बीसी में भी एक्स्ट्रा, अब फॉर्मूला भी नहीं लगा रहा, अब और डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो -4 का स्क्वायर 16, अच्छा सेम आएगा 36 और वही 16। तो इस बार भी वही 2√17। एंड लास्ट ए सी और निकाल लो, लेंथ ऑफ ए सी। तो -8 का स्क्वायर 64, -10 का स्क्वायर 100 एंड 2 का स्क्वायर 4। कितना आया? √168। √168 का मतलब 2√4 इंटू 42, 42 को फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो 2√42। ठीक है, 4 2 Z 4 4 42 को तो फैक्टराइज कर नहीं सकते। सो ये आ गए तीनों चीजें। अब आप डी आर्स निकाल लो सिंपली, और डीसीस निकाल लो, डी आर्स तो निकल गए ना। नाउ डीसीस ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर, आर। ठीक है, तो वही सेम ए बी के बीसी के, ए बी के बीसी के और एसी के। इम्प्लाइज लगाया मैंने, इम्प्लाइज मतलब इसके इसके डीसीस निकाल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो अगर आपने डी आर A1 B1 C1, तो L1 M1 N1 L2 M2 इस तरीके से मार्क करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। तो L1 कैसे निकालेंगे बोलो? ए के नहीं, हाँ देखो ये तो हमने ए बी बी सी ए सी निकाला है ना, तो एक्चुअली इनसे K1 K2 K3 भी निकालना है ना, प्रोसेस से करना है तो, है ना। तो देखो यहां से देखो, इस ब्लॉक में मैं कर रहा हूँ K1 K2 K3 वैसे। हाँ, हाँ तो उस डिवाइड तो उसी से करना है ना भाई, अगर आप ए के बी के सी के कॉन्सेप्ट से करना चाह रहे हो तो, है ना। तो यहाँ से हाँ करना तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है। K1 क्या हो जाएगा? +और -1 डिवाइडेड बाई ये था, है ना, +और -1 डिवाइडेड बाय 2√17। और K2 क्या हो जाएगा? +और -1 डिवाइड बाय 2√17। एंड K3 क्या हो जाएगा? +और -1 डिवाइडेड बाय 2√42। अब L1 क्या होता है? ए के, L1 क्या होता है? ए के, A1 K1, है ना A1 K1। ठीक है, बोलो A1 K1 यानी कि, एंड M क्या होगा बोलो? M1 क्या होगा? A2 K2। ठीक है, एंड N, हाँ A2 K1, K तो 1 ही चलेगा ना, इसको लिख भी लो ना एंड टू एंड। बोलो A1 K1 क्या हुआ? A1 क्या आया था? -4, और K1 है ये, तो -4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताओ? 2√17। जिसको फर्दर सॉल्व कर दें तो -2 डिवाइडेड बाय √17, कॉमा M1 क्या हो जाएगा? A2 K1, A2 K1। तो A2 क्या आया था? -4, वही सेम आएगा ये भी, -4 बाय 2√17, देन इट विल बी इक्वल टू -2 बाय √17। एंड लास्ट N1 वो क्या आ जाएगा? A3 K1। सो इट विल बी लाइक 6 डिवाइडेड बाय 2√17,
तो यानी कि 3/√70। तो एक साइड के तो डीसीस आ गए है ना। अब दूसरी साइड के मैं सीधे निकाल रहा हूँ, मतलब ये फॉर्मूला ना लगा के सीधे निकाल रहा हूँ, है ना। लिख तो लो L2। तो L2 करने के लिए अब -4/, वही सम, तो -4 डिवाइड किया तो था हमने अभी, -2/√17। देन M2 -3/√17 हो जाएगा, डिवाइड करूंगा तो। और N3 ये क्या हो जाएगा, अगेन वही -2/√17। और लास्ट AC के भी निकालो तो -8L3, -8 से इसको डिवाइड करेंगे तो -4/√42। देन अगला -10 है, -5/√42। एंड अगला 2 है, तो 2 से 2 कट के 1/√42। ठीक है, तो ये 9 आंसर्स मैच करो आप। एक, एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9 आंसर्स मैच करो। पहले तुम मिले कि नहीं मिले। निकाला? लास्ट वाले में 3/17 है। गलत है वो तो। 3/17 तो कैसे आएगा? 6/2। हाँ तो वो तो मिसप्रिंट होगा ना। सर और सबसे नीचे वाले में भी जो दोनों आपने नेगेटिव लिखे वो दोनों पॉजिटिव है, और जो आपने पॉजिटिव लिखा है +4/√42 +5/√42 -1/। ठीक है, तो एक्चुअली इनके 3-3 सेट और है ना अभी, देखो। एक्चुअली इनके अभी तो अपन ने प्लस और माइनस, ये K1 की वैल्यू आपने प्लस में ही ली है, K2 की वैल्यू भी प्लस में ली है, और K3 की वैल्यू प्लस में ली है। अभी K1 की वैल्यू माइनस 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 में और ले लो। तो एक्चुअली इन्होंने क्या किया है, AB BC CA कर दिया। AB BC CA, इस AC की जगह अगर मैं CA कर दूं तो ये सब उल्टे हो जाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे एग्जाम में, हम क्या करेंगे एक्चुअली, एक सेट और बना के आएंगे टू बी सेफ, क्योंकि कभी किस में क्या कर रहा है, कभी किस में क्या कर रहा है। तो बताओ L1 की दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, 2/√17। M1 की दूसरी वैल्यू 2/√17 -3/√17। फिर इसकी 2/√17, 3/√17, 2 और इसकी दूसरी वैल्यू 4/√42, 5/√42 एंड -1/√42। तो एक तरीके से 9 दूनी 18 आंसर्स हो सकते हैं। नो आंसर्स एक सेट एंड नो आंसर्स का दूसरा सेट, ये आंसर हमारा हो सकता है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? वैसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। ये तो आपका एक बेस क्लियर कर रहा है, बेस बना रहा है आपका अगले अब बवंडर में जो हम घुसने वाले हैं कल से, उसके लिए। ठीक है, सो एक्सरसाइज नंबर 11.1 ओवर। Equation of a line in a space is the topic for tomorrow. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning.